हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग करेंगे क्लास 10 साइंस बायोलॉजी पार्ट। चैप्टर नेम इज रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 8 है ये आपके सिलेबस का। और हम लोग आज इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में स्टडी आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ओपन अप हो गया। देखिए क्या है। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में बात होगी। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन। हम लोग एक आम क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसा एक और या नया इंडिविजुअल पैदा क्यों कर रहे हैं? After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual organism. जरूरत के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो जिंदा रहने के लिए एक इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपकी डेथ नहीं होने वाली। Unlike the essential life processes such as nutrition, respiration और excretion, लेकिन हमने देखा है कि हमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रिएशन की जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस रुक जाएगा तो हमारी जिंदगी नहीं रहेगी। वी विल कम टू डेथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नए और ज्यादा इंडिविजुअल क्रिएट करता है, अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंट इन द प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में यानी रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो फिर एक इंडिविजुअल ऐसी प्रोसेस पे एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है जिसमें उसको जिंदा रहने में कोई भी हेल्प नहीं मिलती? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में इसके जो भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं वो उनको डिस्कस करना इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प होगा। वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का चाहे कुछ भी आंसर हो, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। हमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है तो उसकी वजह यही है कि वहां पे उनकी रिप्रोडक्शन हुई थी। सपोज कर लें कि अगर हम लोग अपने आसपास तो ह्यूमन बींग्स देख रहे हैं, डॉग्स कैट्स देख रहे हैं, तो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उनका जो नया इंडिविजुअल है वो क्रिएट होता जा रहा है और वो नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दिखाई देता जा रहा है। अगर एक स्टेज पे वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते तो शायद हम लोग किसी स्पीसीज को ना देख पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डायनासोर्स की बात करें, अब हमें पता है कि डायनासोर जो है वो हमारे अर्थ से डिसअपियर हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है कि एक स्टेज पे आके उनकी नंबरिंग इतनी कम हो गई कि उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी वहां पे मतलब लेस हो गया। रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनकी डेथ रेट से कम हो गई और हम लोग आज डायनासोर्स को नहीं देख सकते। If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. अगर मान लो कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही मेंबर हो किसी पर्टिकुलर काइंड का, तो ये जाहिर सी शंका वाली बात है कि शायद हम लोग उसके एग्जिस्टेंस को देखते, क्योंकि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है तो एक निश्चित टाइम के बाद उसकी डेथ होना ही होना है। तो अगर एक बार डेथ हो गया तो यानी कि उस जैसा नया या फिर उस जैसा ऑर्गेनिज्म हम लोग कभी भी विजुलाइज नहीं कर पाते। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस, क्योंकि किसी स्पीसीज की एक बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए हम लोग उनको नोटिस कर पाते हैं। how do we not how we how do we know that the two different individuals organisms belong to the same species? हम लोग ये कैसे पता करते हैं कि दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? जैसे आपको कैसे पता कि आपका फ्रेंड और आप ह्यूमन नेचर में या ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं? हमें कैसे पता कि डॉग्स की एक अलग स्पीसीज है? यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम लोग ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो दिखने में एक जैसे होते हैं। Thus, reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. तो reproduction में reproducing organisms
अपने जैसे ही दिखने वाले नए इंडिविजुअल्स या नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी तरह ही दिखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमारा बच्चा हम जैसा दिखाई देगा, उसके भी 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ, 2 ईयर्स, 2 हैंड्स, ऐसे प्रॉपर्टीज होंगी। तो मतलब जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है वो अपने जैसे सिमिलर बॉडी डिजाइन वाला ही नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने जैसे ही कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं? चलिए देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, क्योंकि उनके जो बॉडी का डिजाइन है वो सिमिलर है। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो इन डिजाइंस का जो ब्लूप्रिंट है वो भी सिमिलर होना चाहिए। ब्लूप्रिंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप लोगों ने सपोज कर लो कोई कंस्ट्रक्शन काम करना है, तो आप उससे पहले उसका एक मैप बनाते हो। तो मैप क्या होता है, एक पेपर पे उसका आप एक डिजाइन तैयार करते हो, एक मॉडल तैयार करते हो, तो वो ब्लूप्रिंट हो गया जो भी आपने कंस्ट्रक्शन करना है। तो अगर आपका मॉडल बन गया है तो आप बिल्डिंग उसी तरीके से बनाओगे, फर्क सिर्फ किस चीज का होगा, साइज का। तो इसी तरीके से जो बॉडी का डिजाइन है अगर उसको सिमिलर होना है तो उसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी सिमिलर होना चाहिए। Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of the body design। तो रिप्रोडक्शन में जो बेसिक लेवल है उसमें क्या है कि बॉडी डिजाइन के जो ब्लूप्रिंट की है वो कॉपीज बना देना। इन क्लास नाइन्थ में वी लर्न दैट, हमने क्या सीखा, हमने सीखा क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन रखते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, जेनेटिकली या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो भी प्रॉपर्टीज फ्लो करती हैं उस प्रोसेस को वी कॉल इनहेरिटेंस। और फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, तो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होती है जो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यानी कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के पास डीएनए की फॉर्म में इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चे की शक्ल फादर पे गई है, मदर पे गई है, दादा पे गई है, नाना पे गई है, तो इट ऑल बिकॉज ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए के पास एक इंफॉर्मेशन है आपके पेरेंट्स की और आपके पेरेंट्स के डीएनए में इंफॉर्मेशन है उनके फर्दर पेरेंट्स की। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए के थ्रू फ्लो करते हैं। The DNA in the cell nucleus is the information source of making protein। सेल न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। तो डीएनए के पास किस चीज की इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से प्रोटीन बनेंगे। इफ इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन बदल दी जाए, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, प्रोटीन्स अलग बन जाएंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिजाइन, और अलग अलग प्रोटीन्स अगर होंगे तो इससे बॉडी डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे जन्म से, एक अगर आप स्पीसी ह्यूमन की बात कर लो, कुछ बच्चे जन्म से मतलब उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके वजह यही होता है कि जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन जो होते हैं बनाने की इंफॉर्मेशन वो चेंज हो जाती है, जिससे बच्चों के अंदर जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग अलग स्पीसीज पे पढ़ें तो इंसान के बच्चे इंसान होते हैं और डॉग्स के बच्चे डॉग्स होते हैं। उसकी वजह क्या है कि दोनों का डीएनए अलग अलग है। डीएनए डिफरेंट, डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन मीन्स डिफरेंट बॉडी डिजाइन। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy। तो रिप्रोडक्शन में एक बेसिक इवेंट क्या है, डीएनए कॉपी का क्रिएट करना। डीएनए कॉपी मतलब क्या चीज हो गया कि जैसे फादर क्या यहाँ पे एक डीएनए है जो आगे बच्चे में सर्कुलेट होना है, तो मतलब पहला स्टेप क्या है, फादर के डीएनए की कॉपी होना। सिमिलरली मदर के डीएनए की भी कॉपी होना ताकि वो इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू बच्चे के पास चली जाए।
cells use chemical reaction to build copies of their DNA. सेल केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं ताकि वो डीएनए की कॉपी बना सके। जैसे हमने फोटो कॉपी करवानी है तो हमें क्या चाहिए, फोटो कॉपी मशीन चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स को क्या करना है, डीएनए की कॉपी करनी है, तो उसके लिए इनके पास कोई मशीन तो नहीं है, तो वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन का हेल्प लेते हैं ताकि डीएनए की कॉपी क्रिएट हो जाए। दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। तो जिन सेल्स का काम रिप्रोडक्शन करना है उसमें डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती हैं एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और उन 2 कॉपीज को एक दूसरे से अलग करना होता है। However, keeping one copy of the DNA in the original cell and simply pushing the other one would not work। लेकिन एक कॉपी तो ओरिजिनल सेल के पास रख देना और एक आगे पुश कर देना ये वर्कआउट नहीं कर पाएगा। मतलब 2 कॉपीज बन गई, अब उनको सेपरेट करना है, लेकिन एक तो सेल के पास ही रह जाए और एक आगे चली जाए, ऐसा काम नहीं हो पाएगा। क्यों? Because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes। क्योंकि जो कॉपी आगे पुश हुई है उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वो जिंदा रह सके, जिससे कि वो अपना लाइफ प्रोसेस मेंटेन कर सके, और उसको हम लोग उस स्ट्रक्चर को व्हाट वी आर कॉलिंग सेलुलर स्ट्रक्चर। आप ये कह सकते हो कि उसके पास सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है जिससे कि वो लिविंग रह सके। तो इसीलिए अगर आप सिंपल कॉपी को आगे भेज दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus। तो इसीलिए डीएनए कॉपी के साथ साथ यहाँ पे एक एडिशनल सेलुलर अपरेटस का भी क्रिएशन होता है। एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट, फिर डीएनए की कॉपीज अलग हो जाती हैं विद ईच विद इट्स ओन सेलुलर अपरेटस, और अपने अपने सेलुलर अपरेटस के साथ इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। और इस तरीके से एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एक सेल पेरेंट के पास ही रह जाता है, आप ये बोल सकते हैं, और एक सेल आगे फ्लो कर जाएगा बच्चे में। These 2 cells are of course similar। ये 2 सेल जो बने हैं ये सिमिलर होंगे, बट दे आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। पर क्या ये बिल्कुल एक दूसरे सेम टू सेम मिलेंगे? जैसे जुड़वा जुड़वा फूल हम आप लोगों ने देखोगे बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाते हैं, तो क्या ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम होंगे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। इस क्वेश्चन का आंसर इस बात में है कि जब डीएनए की कॉपी हो रही है तो वो कॉपी होते हुए कितना एक्यूरेटली कॉपी हुआ है। जितना ज्यादा एक्यूरेटली कॉपी होगा उतना ही ज्यादा जो डिजाइन है या फिर जो मतलब जो 100 सेल बने होंगे वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल हो जाएंगे। सिमिलर तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल होने का चांस डिपेंड करता है कि जो कॉपी करने का रिएक्शन है वो कितना सही से हुआ है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं है कि जो 100% सही हो। मतलब रिलायबल का मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि प्रॉपरली कि ए टू लेके जेड से मतलब पूरे का पूरा यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी हुआ हो। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will some variation each time। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी डीएनए की कॉपी होगी हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन हर बार वहां पर आएगा ही आएगा। इसलिए देखिए जब भी बात होती है, सपोज करें आपको बोला कि आपकी शक्ल आपके फादर से मिलती है, आपकी मदर से मिलती है, तो कभी भी ये नहीं होता कि बिल्कुल मिलती है। 90% मिल सकती है, 80% मिल सकती है, 75% मिल सकती है, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने पापा की फोटोकॉपी हो जाओगे, अपने मम्मा की फोटोकॉपी हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी डीएनए की कॉपी होएगी तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो डीएनए कॉपी करने की प्रोसेस है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% रिलायबल नहीं है। As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original। तो जो डीएनए की कॉपीज बनेगी वो सिमिलर तो होंगी लेकिन एक दूसरे के लेकिन ओरिजिनल के बिल्कुल सेम टू सेम हो ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होगा। Some of these variation might be so drastic that new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits। कई बार वेरिएशन इतनी ज्यादा हाई लेवल की हो जाती है कि जो नया डीएनए कॉपी बन के तैयार हुआ है वो सेलुलर अपरेटस के साथ वर्क ही नहीं कर सकता। मतलब सेलुलर अपरेटस ने उस डीएनए की जो नई कॉपी बनी है उसको लिविंग रखना है, उसकी लाइफ प्रोसेस में मेंटेन करना है, लेकिन जो नया सेल कॉपी है उसमें इतना ज्यादा चेंज आ गया है डीएनए की
कि वो उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है, तो इसलिए वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। सच न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई, और इस सिचुएशन में जो नया सेल बना है वो डाई यानी कि खत्म हो जाएगा। On the other hand, there would still be some any variation in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. लेकिन काफी कुछ ऐसे भी वेरिएशंस आते हैं डीएनए कॉपी में कि जिससे कि इतना ड्रास्टिक आउटकम नहीं आता कि सेल की डेथ ही हो जाए, मतलब वेरिएशन आएंगे लेकिन इतना ज्यादा बदलाव नहीं आएगा कि सेल की डेथ हो जाए। Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. तो जो सेल बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, वो सिमिलर तो होते हैं लेकिन उनके बीच में आपस में नोटिस, जिसको हम सबटली होता है नोटिस, जिनको क्लियरली देख सकते हैं, डिफरेंस होते हैं। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन। तो ये जो वेरिएशन है आने वाली है, इनबिल्ट टेंडेंसी जो है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो इवोल्यूशन का बेस बनाती है, एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मतलब धीरे धीरे वेरिएशन आती है और एक स्टेज पे वेरिएशन इतनी ज्यादा अलग हो जाती है कि एक नई स्पीसीज ही क्रिएट हो जाती है, जिसे हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, अब वेरिएशन आ गई, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अब हम लोग वो पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी दी हुई है आपको जो समझनी अच्छी है। लेट अस सी। Population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. Organisms की population well-defined places, जो मतलब places जगह को भरते हैं, जिनको हम niches भी बोलते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर सकते हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपसी सहयोग से रहती हैं। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allows the organisms to use that particular niche. अब डीएनए कॉपी की कंसिस्टेंसी हो रही है कि डीएनए कॉपी होता जा रहा है, वो इसलिए जरूरी है ताकि बॉडी डिजाइन जो है वो आगे आगे चलता जाए। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर होगा तभी नया ऑर्गेनिज्म जो भी वो नीच है, जो पर्टिकुलर जगह है, उसको वो अपने अकॉर्डिंगली यूज कर पाएगा। अगर उसका बॉडी डिजाइन उस नीच को यूज ही नहीं कर पाने के कैपेबल होगा तो वो सिंपली सरवाइव नहीं कर पाएगा। और वो बॉडी डिजाइन उसको मिलेगा कैसे? ऑब्वियसली डीएनए कॉपी की वजह से मिलेगा। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन से किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। स्टेबल का मतलब क्या है? वो पॉपुलेशन कंटिन्यू रहेगी, आगे आगे फ्लो करती रहेगी। देखिए एक ना एक दिन सबने तो डेथ होना या मरना तो है ही है, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन होता रहेगा उस स्पीसीज का तो फिर नए ऑर्गेनिज्म बनते रहेंगे, पुराने वाले डेथ होते रहेंगे, लेकिन स्पीसीज हमेशा जिंदा रहेगी। However, niches can change because of reason beyond the control of the organisms. लेकिन niches में हालात बदल सकते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा कम या ज्यादा हो सकता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। टेम्परेचर ऑन दी अर्थ कैन गो अप और डाउन। टेम्परेचर अर्थ का ऊपर या नीचे हो सकता है। ऊपर या नीचे का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, बहुत ज्यादा लो हो सकता है। वाटर लेवल्स कैन वेरी, पानी का लेवल चेंज हो सकता है। और देयर कुड बी मेट्रोइड हिट्स, या फिर जैसे वो आते हैं, आपको सुना आपने पता होगा कि स्पेस में कुछ चीजें हैं जो मतलब हमारे अर्थ से टकरा सकती हैं, तो लाइक दैट वो कंडीशन हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग सोच सकते हैं। इफ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सूटेड टू पर्टिकुलर निच, अगर किसी रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर निच के लिए सूटेबल थी, मतलब उसको जो हालात मिल रहे थे निच के, उसमें वो बहुत कंफर्टेबली रह रहे थे। एंड इफ द निच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड, और वो जो रहने की जगह थी, जो आवास था, उसकी हालात बदल गए बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट, तो पॉपुलेशन सारी की सारी खत्म हो सकती है। जैसे सपोज कर लिया अब विंटर सीजन है, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन हो जाता है। सडनली मान लो हमारे एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन चला गया, लेट मी से -10 डिग्री, तो हो सकता है कि इतने कम टेम्परेचर पे हम लोग सर्वाइव ना कर पाए और हम लोग सारे के सारे ही मर जाए और पॉपुलेशन वाइप्ड आउट, बिल्कुल सफाया हो जाए। However, लेकिन if some variations were to present in a few individuals in this population, लेकिन मान लो इस पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स के ऐसे हैं जिनके पास कुछ वेरिएशंस हैं, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, जिनके पास ऐसी वेरिएशन है कि वो इस चेंजेस को सर्वाइव कर सकते हैं, झेल सकते हैं।
तो फिर क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म नहीं मरने वाले, वो बच जाएंगे। जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। अभी हम लोग एक कोरोना का यहाँ पे केस लेते हैं, कोरोना जैसे अभी दोबारा फिर से हो रहा है। तो अब कोरोना सबसे बड़ी महामारी के तौर पे मतलब हर पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे आ रही है, उभर के आ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि सारे लोग मर गए यहाँ पे, अगर सारे लोग मर जाते तो फिर तो हम लोग खत्म हो गए होते। लेकिन लोगों को हुआ कोरोना, ठीक भी हुए, तो मतलब उनका जो वेरिएशन था बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उस कोरोना वायरस को झेल गया। तो उसी तरीके से अगर निच में कुछ चेंजेस आ गए तो हो सकता है उस पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो जो इस चीज को झेल सकते हो। अगर जिसको टॉलरेट कर गए तो वो सरवाइव कर जाएंगे और जिंदा रह जाएंगे। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate water, अगर हम मान लो एक बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है जो पानी में रह रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पानी पे, एंड इफ वाटर टेम्परेचर वर टू इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, और मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, काफी सारे बैक्टीरिया इनमें से ज्यादातर मर जाएंगे, बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंट टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास वेरिएंट होगा, कौन सा, जो उस हीट को रेजिस्ट कर सके, मतलब उस हीट को झेल सके, वो सरवाइव कर जाएगा और वो आगे ग्रोथ करता रहेगा। तो अब अगर मान लो टोटल बैक्टीरिया 1000 थे और ऐसे वेरिएशन वाले बैक्टीरिया सिर्फ 50 थे, तो 950 बैक्टीरिया तो डेथ हो गए, लेकिन 50 बच गए। तो ये 50 बैक्टीरिया क्या करते जाएंगे, ये रिप्रोडक्शन में चले जाएंगे और इस तरीके से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। और वी कैन से वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो टाइम के साथ जो स्पीसीज है उनका सर्वाइवल कंटिन्यू रहेगा। अगर ये इनके पास वेरिएशन ना होती तो ये भी मर जाते और बैक्टीरिया की जो स्पीसीज थी वो खत्म ही हो जाती। लेकिन ये खत्म नहीं हुए क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके पास ऐसी वेरिएशन थी जो उस हीट को रेजिस्ट, उस हीट का विरोध कर सकती थी, उसको टॉलरेट कर सकती थी। चलिए 2 क्वेश्चंस आ गए हैं जो अभी हमने पढ़ा है, तो लेट अस सी कि क्या हमारे पास क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपी का रिप्रोडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर इसी पेज पे आया है आपके पास, यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपी यहाँ से शुरू हो जाएगा। Copying during reproduction is important for maintenance of body design feature that allows the organism to use that particular niche. Similar body design मिलेगा ताकि पर्टिकुलर निच को यूज कर सके। आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हो, फीचर्स फ्रॉम जेनेटिक फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन आल्सो फ्लोज थ्रू द डीएनए कॉपी। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई इज द वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। एक अकेले इंडिविजुअल के लिए तो वेरिएशन शायद इतना बेनिफिट नहीं है, लेकिन स्पीसीज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसको कहता है आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल दी हुई है उसी को हम लोग यहाँ पे उठा लेंगे। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया थी, पानी में रह रहे थे, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लेकिन कुछ वहां पे बच गए जिनके पास टॉलरेट करने का वेरिएंट था, तो वो फर्दर ग्रोथ कर गए। इसलिए बैक्टीरिया तो बचे ना बचे लेकिन उनकी स्पीसीज बच जाएगी, क्योंकि कुछ वेरिएशंस की वजह से वो बैक्टीरिया आगे अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से we can say कि variation is helpful for the survival of species over time but not necessary for the individual। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए ये शायद इतना यूजफुल ना हो। तो इस तरीके से हमारा ये वेरिएशन का इंपॉर्टेंस और इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।